तक आ सकता है एनएसई का आईपीओ? इन सब पर एनएसई के चीफ बिजनेस ऑफिसर श्री राम कृष्णन से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी एकता सूरी ने। सुनिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप 2026 को शेयर मार्केट के लिए कैसे देखते हैं? अभी पिछले 2 साल आप देखेंगे 2024 और 2025 कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा रहा है। 2025 में लगभग 22 बिलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली रेज हुए हैं। 2024 में 20 बिलियन डॉलर रेज हुए थे। तो फ्रॉम अ कैपिटल फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू 10% का बढ़त देखा है हमने 2025 में, जो कि काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। और उसमें 3/4 बॉन्ड इश्यूएंसेस से हुआ है और 1/4 इक्विटी से रेस हुआ है। आईपीओस का जो मोमेंटम रहा वो बहुत बढ़िया रहा। 2024 में हमने 268 कंपनियों का लिस्टिंग देखा है एनएसई में। 2025 में 220 कंपनी लिस्ट हुए। वो वहाँ पे हालांकि नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, पर फंड्स रेज जो हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं 2024 के मुकाबले में। तो मैं तो यही कहूँगा कि 2026 में आईपीओ मोमेंटम कायम है हमारा, और हमको लगता है कि ये भी एक बिजी ईयर रहेगा हमारे लिए, और कैपिटल फॉर्मेशन के एंगल से अच्छा ही रहेगा। बाकी रिफॉर्म्स जो हुए हैं और भी होने वाले हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को मद्देनज़र रखते हुए, तो उससे सबको फ़ायदा ही होने वाला है। और सर, साल की शुरुआत एनएसई के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर के साथ हुई कि आपको एनओसी मिलने वाला है आईपीओ के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक तरह से बहुत खुशी की लहर लेकर आया, क्योंकि एनएसई के आईपीओ बहुत ईगरली लोग अवेट कर रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि एनएसई का आईपीओ एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है देश के लिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे इश्यू में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि सेबी अब हमको क्लियरेंस देने वाले हैं। तो हम भी आगे नेक्स्ट स्टेप्स के लिए वेट कर रहे हैं। और सर, आपने बोला कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए साल 2025 बहुत सही रहा, आईपीओस बहुत से आए और ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2025 में जो थे वो ज़्यादा ओएफएस के मद्देनज़र से थे? कैपिटल अगर कंपनी को वेल्थ बनानी है उस नज़रिए से नहीं थे, एग्जिट या इन्वेस्टर्स को पैसे बनाने के नज़रिए से ज़्यादा थे? तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर कंपनीज आएंगी खुद के लिए पैसा रेज करने के लिए? नहीं, ये आपने एक अच्छा सवाल उठाया है। अभी देखिए, इसको 2-3 नज़रियों से देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये तो खाली ओएफएस था और कॉम्पोजिशन ऑफ इन्वेस्टर्स चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। वो बात भी ठीक है। उसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि अरे फॉरेन ओनर्स थे, जैसे कि हुंडई में हमने देखा है, एलजी में हमने देखा है। वो फॉरेन ओनर्स ने उनका खुद का थोड़ा सा स्टेक डाइवेस्ट किया है और इंडियन ओनरशिप बढ़ गया। ऐसे भी देख सकते हैं। अगर उस नज़रिए से आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इंडियन ओनरशिप बढ़ रहा है ऐसे अच्छे कंपनियों में, और रिटेल इन्वेस्टर्स को मौका मिल रहा है ऐसे से बड़े इश्यूज़ में पार्टिसिपेट करने का। इंडिया का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत एक्साइटिंग है दुनिया के लिए। पूरा दुनिया जानता है कि भारत बहुत बड़ा एक शक्ति है आज के डेट में, और क्योंकि इतना ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हैं तभी इतना मोमेंटम है आईपीओस में। तो एक और चीज़ ये हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईपीओस में, खास करके अच्छे इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो हमको ये इस बात पे गर्व महसूस करना चाहिए कि सारे दुनिया में आप देखेंगे कहीं पे ऐसा मार्केट नहीं है, इतना एक्साइटमेंट, इतना रिटेल पार्टिसिपेशन वाला मार्केट नहीं है। तो ओएफएस हो या फ्रेश इश्यू हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया और जो पैसे आपने लगाए उस बड़े प्रोजेक्ट में आपका वो पैसा फ्री हो गया, मान लीजिए पार्टली फ्री हो गया, तो आप क्या करेंगे? दूसरा कुछ प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे कि ऐसे ही चुपचाप बैठ जाएंगे? चांस है कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देंगे वो पैसे। तो हमको भी ये लगता है कि जो भी डाइवेस्टमेंट होता है ओएफएस के ज़रिए, वो जो ओरिजिनल प्रमोटर्स हैं वो दूसरा कोई वेंचर शुरू करेंगे। यही है इकोनॉमी का साइकिल, ये चलते रहेगा और अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट होना ही होना है। सर, हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं और 2025 में रिटेल इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के बहुत से मुद्दे आए, जिसमें एक ये था कि एफएनओ जो है इसको और टाइटन करने की ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है कि एफएनओ को लेकर जितनी भी स्ट्रिक्टनेस थी वो अपने पीक पर है, या अभी सेबी जो है किसी और तरीके से नए रूल्स लेकर आ सकता है इस साल? नहीं, देखिए, अभी सेबी का जो मकसद था वो ये था कि एक्सपायरी डे को जो रिटेल पार्टिसिपेशन था उसको कम किया जाए।
क्योंकि बहुत एक्सुबरेंस देखने को मिल रहा था उस टाइम पे। तो आप डेटा देखेंगे हमारे मार्केट पल्स में हर महीने में हम पब्लिश करते हैं, तो अक्टूबर 25 में जब ये मेजर शुरू हुए इम्प्लीमेंट करने, उस समय कुछ 45 लाख लोग एफएनओ में पार्टिसिपेट करते थे। आज हमारा लेटेस्ट जो मार्केट पल्स डॉक्यूमेंट है उस पर आप देखेंगे तो ये नंबर लगभग 20-22 लाख के आसपास हो गया है। तो आधे से ज़्यादा लोग एफएनओ से चले गए हैं। यही मकसद था सेबी का, और मेरे ख्याल से ये मकसद अचीव हो गया है। तो आप अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कुछ और करने की ज़रूरत है क्या, तो आपको यही आंसर मिलेगा कि अभी टाइट हो गया है बहुत, इसको थोड़ा अभी लूज़ करने का टाइम आ गया है। इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कई लोगों ने मांग किया है कि अब तो 2 एक्सपायरी डे हैं हफ्ते में, तो सब कॉन्ट्रैक्ट को वीकली में छोड़ दीजिए, अलो कर दीजिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट हर एक एक्सचेंज को एक ही वीकली एक्सपायरी क्यों, ज़्यादा भी वीकली एक्सपायरी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सपायरी डे तो उतना ही है, और एक्सपायरी डे भी उनको चूज़ करने दीजिए। ऐसे सजेशन आने लग गए। और एक ब्रोकर एसोसिएशन ने बैंक निफ्टी का भी रिवाइवल का रिक्वेस्ट रेज किया है सेबी के साथ, ये हमको मालूम है। तो ये जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट का अभी मूड कैसा है। मार्केट वांट सम रिलैक्सेशन। आप कैश मार्केट में भी देखेंगे तो लोगों का मांग ये है अब कि एसटीडी थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा कैश में भी एक्टिविटी बढ़ाया जाए। एसएलबी पे भी आप सोचेंगे तो यही है कि सिक्योरिटीज लेंडिंग पे भी थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज करना चाहिए ताकि और थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाए। और सर कमोडिटी मार्केट की बात करें अगर हम, साल 2026 आप इसके लिए कैसे देखते हैं? क्या एनएसई इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स के बाद किसी और तरह के नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाला है इस साल? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने वाले हैं इंडियन प्राइसेस के बेसिस पे। उसके लिए हम इंडियन गैस एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो वो एक प्रोडक्ट है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का अप्रूवल मिला है हमको सेबी से, तो वो भी जल्दी लॉन्च करेंगे। दूसरा है, और 10 ग्राम गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक अप्रूवल भी हमको मिला है, वो भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा भी हम कई प्रोडक्ट्स का प्लान लेके बैठे हैं, एक एक करके लेके आएंगे। और क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा एग्जिस्टिंग WTI क्रूड ऑयल, उसमें हमने एक्सपायरी डे का एक चेंज किया था। उसके बाद बहुत वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं। हमारा मार्केट शेयर 10.4% था दिसंबर एक्सपायरी में, और 10.9% जनवरी एक्सपायरी में। तो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, और ये अच्छी बात है। 2 एक्सचेंज अगर चलते हैं कमोडिटीज़ में भी तो सबके लिए फ़ायदा है। और सर आपके लिए सेक्टर्स कौन से प्रॉमिसिंग लग रहे हैं 2026 के लिए? नहीं, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमको बहुत सारा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे इंडिया में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होते दिखेगा, तो ऑल दीज मेटल्स, माइनिंग, ये सब सेक्टर जो है वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी हो सकता है। ऑल्सो पेंट्स, इंडस्ट्रियल्स, यहाँ पे भी एक्टिविटी हो सकता है। हालांकि हम कमेंट नहीं करेंगे जनरली। हमको ओवरऑल यही मैं बोलूँगा कि ओवरऑल हर एरिया में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अब ऐसा एक फेस है जहाँ पे हम जैसे जैसे विकसित भारत का जो गोल है उसकी तरफ बढ़ेंगे, आपको पूरा ओवरऑल पॉजिटिव ही दिखेगा। और सर आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि अभी बजट आने वाला है, तो एज अ की प्लेयर ऑफ द मार्केट्स, सबसे बड़े एक्सचेंज के तौर पर आपकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस होने वाली है? क्या आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहना चाहते हैं? नहीं, बजट का फोकस जहाँ तक इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन का सवाल है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एसटीटी में थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए, कैश मार्केट को एनकरेज करने के लिए, खास करके कोई इन्वेस्टर्स खास करके एफपीआईज को ये है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को रिव्यू किया जाए, उसके बिना उनको अच्छा लगेगा, तो वो उनका मांग है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ऊपर थोड़ा फोकस हो, और उसके लिए कुछ जो भी फंड एलोकेट करना है वो किया जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।